नमो नमः सर्वेभ्य। हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा, जहां हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत की किताब शेमुषी द्वितीय भाग के पहले पाठ की अर्थात शुचि पर्यावरणम की। मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में हम पहले और दूसरे श्लोक की बात कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अब बात करेंगे तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक की। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं इस श्लोक में आने वाले संधि शब्दों की ओर। जैसे पहला शब्द दिया है भृशम अधिक दूषितम, भृशम दूषितम अनुस्वार संधि है। दूसरा शब्द दिया है बहि अधिक अंतः, बहिरंतः। और तीसरा शब्द अंतः अधिक जगति, इसकी संधि बनेगी अंतर्जगति। तीसरे श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि दूसरे श्लोक में कवि ने महानगरों के प्रदूषित वातावरण की चर्चा की थी और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि यहां भी महानगर के प्रदूषित वातावरण की चर्चा कर रहा है। देखिए, जैसे सबसे पहली पंक्ति में ही कवि कहते हैं वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। वायुमंडलम का अर्थ है वातावरण। कैसा है महानगरों का वातावरण? भृशम दूषितम। भृशम अर्थात अत्यधिक, बहुत ज्यादा, और दूषितम अर्थात प्रदूषित। तो एक वाक्य तैयार होगा महानगरेषु वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति। अर्थात महानगरों में वातावरण अत्यंत प्रदूषित है। और नहीं निर्मलम जलम, जलम निर्मलम न ही अस्ति। निर्मलम अर्थात स्वच्छ, जलम अर्थात पानी, और न ही अर्थात नहीं है। महानगरों में शुद्ध स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। कवि आगे बताते हैं कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम। भक्षम अर्थात खाने पीने की चीजें। कैसी है खाने पीने की चीजें? कुत्सित वस्तु मिश्रितम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम अर्थात रासायनिक पदार्थों से मिलावट किए गए। तो महानगरों में भक्षम अर्थात खाने पीने की चीजें रसायनों से मिली हुई है। चाहे फलों की बात करें या त्योहारों पर बनाई जाने वाली मिठाइयों की बात करें, हर वस्तु में हमें रसायन अर्थात केमिकल्स इत्यादि की मिलावट नजर आती है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए कवि कहते हैं कि कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम। महानगरों में खाने पीने की चीजें रासायनिक पदार्थों से मिलावट भरी होती है। और वहां की धरती कैसी है? तो कहते हैं समलम धरातलम। धरातलम अर्थात जमीन, और समलम मलेन सहितम गंदगी से युक्त। अर्थात महानगरों की जमीन भी हमें गंदगी से युक्त दिखाई देती है। जहां नजर घुमाओ वहां हमें कचरा गिरा हुआ दिखाई देता है। इसलिए वहां की जमीन भी शुद्ध नहीं है। तो चार बातें कवि ने बताई कि भृशम दूषितम वायुमंडलम अर्थात महानगरों का वातावरण अत्यधिक दूषित है। न ही निर्मलम जलम, वहां का पानी शुद्ध नहीं है। भक्षम खाने पीने की चीजें कैसी है? तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, खाने पीने की चीजें रासायनिक तत्वों से मिली हुई है। और समलम धरातलम अर्थात जमीन भी गंदगी से युक्त है। और फिर आगे कवि कहता है कि करणीयम बहि अंतः जगति तु बहुशुद्धिकरणम। बहि अर्थात बाहर की इस दुनिया में, और अंतः जगति अर्थात हमारे मन में भी, अंतःकरण में भी बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धता करने की आवश्यकता है। हम बाहर की गंदगी तो साफ कर देते हैं लेकिन हमारे मन को साफ नहीं करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि बाहर की दुनिया के साथ साथ हमें अपने अंतर मन की सफाई भी करना जरूरी है। और इसीलिए शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामः, अर्थात जहां शुद्ध पर्यावरण हो वहां चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां चलते हैं अर्थात कवि खुद नए
स्वच्छ पर्यावरण को निर्माण करने की सूचना दे रहा है। आइए अब नजर डालते हैं इस श्लोक में आए हुए समस्त पदों की ओर। पहला सामासिक पद आया है वायुमंडलम, इसका समास विग्रह होगा वायोः मंडलम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। दूसरा शब्द आया है वस्तु मिश्रितम, समास विग्रह करेंगे वस्तु भी ही मिश्रितम, यह तृतीय तत्पुरुष समास है। और एक शब्द दिया है समलम, समास विग्रह होगा मलेन सहितम, यह अव्ययी भाव समास है। अब देखते हैं इस श्लोक के अन्वय को। अन्वय इस प्रकार होगा, महानगरेषु वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, जलम निर्मलम न ही अस्ति, भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति, धरातलम समलम अस्ति, अतः अस्माभिः बहिः अन्तः जगति तु बहुशुद्धिकरणं करणीयम्, अतः शुचि पर्यावरणं प्रति गच्छामः। अब देखते हैं इस पद्य के हिंदी अर्थ को। इस श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा, महानगरों में वातावरण बहुत ही प्रदूषित है, पानी भी स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थ अर्थात खाने पीने की चीजें रसायन आदि वस्तुओं से मिश्रित हैं, वहाँ की जमीन गंदगी से युक्त है, अतः हमें अंतःकरण की और बाहर की दुनिया की शुद्धता करनी चाहिए। अतः हम शुद्ध पर्यावरण की ओर जाए, अर्थात शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करें। प्यारे दोस्तों, दूसरे और तीसरे श्लोक में महानगरों के प्रदूषण की चर्चा करने के बाद अब कवि चौथे श्लोक में अपने मित्र से महानगरों से दूर कहीं वन प्रदेश या ग्राम प्रदेश की ओर ले जाने की बात करता है। आइए देखते हैं चौथा पद्य। चौथे श्लोक को पढ़ने से पहले नजर डालेंगे संधि शब्दों की ओर। कम अधिकचित, कंचित, माम अधिक अस्मात्, संयोग करेंगे तो शब्द बनेगा माम अस्मात्। अस्मात् अधिक नगरात्, संधि करने पर शब्द बनेगा अस्मान नगरात्। क्षणम अधिक अपि, दोनों का संयोग हो जाएगा क्षणम अपि। एक और शब्द दिया है ग्रामांते, ग्रामस्य अन्ते, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है जिसका अर्थ होता है गांव के प्रदेश में। आइए अब समझते हैं इस चौथे श्लोक के अर्थ को। पहली ही पंक्ति में कवि अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र, कंचित कालम नयमाम अस्मान नगरात बहुदूरम, अर्थात कंचित कालम कुछ देर के लिए, नय अर्थात ले चलो, माम अर्थात मुझे, अस्मान नगरात इस महानगर से, इस शहर से, बहुदूरम बहुत दूर। तो पूरी पंक्ति बनेगी हे मित्र, माम कंचित कालम अस्मान नगरात बहुदूरम नय, मुझे इस महानगर से, इस शहरों से कुछ देर के लिए ही सही बहुत दूर ले चलो। तो जाएंगे कहाँ? उसका जवाब अगली पंक्ति में दे दिया, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। कहाँ लेके चलना है? ग्रामांते, गांव के प्रदेश में। और वहां पर क्या होगा? तो कवि कहता है मैं वहां पर निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, निर्झर झरझर बहता हुआ झरना, नदियां, और पयः पूरम, पयः अर्थात पानी, पूरम अर्थात भरे हुए, तो पानी से भरे हुए तालाब को प्रपश्यामि अर्थात देखूंगा। तो हे मित्र, मुझे गांव के प्रदेश की ओर ले चलो जहां मैं बहते हुए झरने, बहती हुई नदियां और पानी से भरे हुए तालाब को देखूंगा। आगे कवि कहते हैं एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। एकांते अर्थात अकेले, जन रहित, जहां दूसरा कोई भी नहीं हो, निर्जने, एकांते। कांतारे, कांतारे शब्द का अर्थ होता है वन में। यह कांतारम शब्द वनम के पर्याय के अर्थ में आया है। एकांते कांतारे अर्थात अकेले वन प्रदेश में, में अर्थात मेरा, क्षणम अपि संचरणम स्यात्, क्षणम अपि कुछ देर के लिए ही सही, संचरणम स्यात् अर्थात विचरण हो जाए। अर्थात कवि अपने मित्र से कहता है कुछ पल के लिए ही सही मैं ऐसे वन प्रदेश में, ऐसे ग्राम प्रदेश में विचरण करना चाहता हूं। अतः शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामः,
अर्थात जहां पर्यावरण शुद्ध हो ऐसी जगह हम चलेंगे। आइए अब देखते हैं इस श्लोक के अन्वय को। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा। हे बंधो, श्लोक में यह शब्द नहीं दिया है, किंतु अर्थ समझने के लिए इसे अन्वय में हम अपनी ओर से जोड़ सकते हैं। तो हे बंधो, कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय, ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, एतादृशे एकांते कांतारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्, अतः शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामः। अब समझते हैं इस चौथे श्लोक के हिंदी अर्थ को। अर्थ इस प्रकार होगा। हे मित्र, मुझे कुछ समय के लिए इस महानगरीय जीवन से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव के प्रदेश में मैं बहते हुए झरने, नदियाँ और पानी से भरे हुए तालाब को देख पाऊंगा। ऐसे एकांत वन में कुछ समय के लिए ही सही मेरा विचरण हो, अतः हम शुद्ध पर्यावरण की ओर जाएं। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले 5वें श्लोक की ओर। चौथे श्लोक में कवि ने अपने मित्र से गांव प्रदेश की ओर चलने की बात की, तो उस गांव प्रदेश का वातावरण किस प्रकार का होगा ये इस 5वें श्लोक में बताते हैं। सबसे पहले संधि शब्द देखिए। स्यात् अधिक में, स्यान में प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तनम, ये व्यंजन संधि यहाँ पर है। और दूसरा शब्द है रसालम मिलिता, यहाँ पे अनुस्वार संधि है। अब समझते हैं श्लोक को। कवि कहता है कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया स्यात्। वहाँ उस गांव के प्रदेश में, उस वन के प्रदेश में हरित तरुणाम अर्थात हरे भरे पेड़ों की और ललित लतानाम अर्थात सुंदर सुंदर लताओं की, माला अर्थात पंक्तियां, रमणीया स्यात् सुंदर लग रही होगी, आकर्षक लग रही होगी। जहाँ हरे भरे पेड़ हो और लताओं से आच्छादित स्थान हो, वो स्थान निश्चित रूप से सुंदर लग रहा होगा। आगे कवि कहते हैं समीर चालिता कुसुमावली में स्यात् वर्णीया। समीर चालिता, समीर शब्द का अर्थ होता है हवा, और चालिता अर्थात हिलाई गई। जैसे ही वन प्रदेश में हवाएं चलती हैं तो पेड़ों की जो शाखाएं हैं वे हिलने डुलने लगती है, फूलों की जो पंक्तियां हैं वे भी हिलने डुलने लगती है। तो समीर चालिता अर्थात हवा के द्वारा चलाई हुई। वैसे यहाँ पर समास है समीरेण चालिता, तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय विभक्ति का लोप कर दिया और दोनों शब्द मिलाकर समास बना दिया समीर चालिता, अर्थात हवा के द्वारा चलाई हुई। कुसुमावली, कुसुम अर्थात फूल और आवली अर्थात पंक्ति, फूलों की पंक्तियां। यहां पर भी समास है कुसुमानाम आवली ही कुसुमावली ही। षष्ठी विभक्ति को हटा दिया और षष्ठी तत्पुरुष समास कुसुमावली ही ऐसा शब्द बना दिया। उसका अर्थ होता है फूलों की पंक्तियां। जैसे हम लोग दीपावली कहते ना, तो दीपानाम आवली ही दीपावली, दिए की पंक्ति रहती है उसे दीपावली कहेंगे। उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूलों की पंक्तियां जहां पर हो उसे कुसुमावली कहा। तो कवि कहता है कि समीरेण चालिता कुसुमावली ही, हवा के द्वारा चलाई हुई इन फूलों की पंक्तियां में वर्णीया स्यात्, में अर्थात मेरे लिए, और वर्णीया वर्ण करने योग्य, धारण करने योग्य, या हम कहेंगे कि गले में पहनने योग्य होगी। आगे तीसरी पंक्ति में कहते हैं नवमालिका रसालम मिलिता। नवमालिका अर्थात नई नई मंजरिया। मालिका आम के पेड़ पर जो फूल उगाते हैं उन्हें मंजरी कहते हैं। तो ऐसी वह नई मंजरिया रसालम मिलिता, आम के पेड़ से मिली हुई है। और आगे कहते हैं रुचिरम संगमनम। रुचिरम अर्थात आनंद प्रदायकम और संगमनम अर्थात मेलनम, उनका मिलना अर्थात आम के पेड़ और उन पर उगी हुई उन सारी मंजरियों का मिलना बहुत ही आनंददायक लग रहा होगा। अतः शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामः, अर्थात ऐसे स्वच्छ पर्यावरण की ओर हम चले।
अब देखते हैं इस श्लोक के अन्वय को। अन्वय इस प्रकार होगा, वने, वन प्रदेश में या ग्रामीण प्रदेश में, वने हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया स्यात्, समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात्, तत्र नवमालिका रसालं मिलिता स्यात्, तेषां संगमनम रुचिरम आनंददायकम स्यात्, अतः शुचि पर्यावरणम प्रति गच्छामः। इस अन्वय के बाद अब समझते हैं हिंदी अर्थ को। श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा, वन में हरे भरे पेड़ों की और नाजुक लताओं की माला सुंदर लग रही होगी। हवा के द्वारा चलाई हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए वर्ण करने योग्य अर्थात गले में पहनने योग्य होगी। नई मालिका अर्थात नई मंजरियां आम के पेड़ से मिल रही होगी और उनका वह संगम अर्थात मिलना बड़ा ही आकर्षक लग रहा होगा। अतः स्वच्छ पर्यावरण की ओर चले, अर्थात ऐसे स्वच्छ पर्यावरण का हम निर्माण करें। तो प्यारे दोस्तों, यहां हमने तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक के अर्थ और अन्वय को समझा है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उन सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो छठे और सातवें श्लोक के साथ और नई बातों के साथ आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।